फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में हुई थी। कब तक हुई थी? 1799 तक हुई थी। कितना वर्ष तक चला था? तो 10 वर्ष तक चला था। फ्रांसीसी क्रांति ने फ्रांस में राजतंत्र को समाप्त किया था। क्वेश्चन पूछेगा कि फ्रांसीसी क्रांति क्यों हुआ था? तो फ्रांसीसी में राजतंत्र था, मतलब राजा का मतलब वहाँ सरकार था, इसलिए फ्रांसीसी क्रांति हुआ था राजतंत्र को समाप्त करने के लिए। क्वेश्चन आता है कि फ्रांस की क्रांति का नारा क्या था? समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व था। बास्तिल जेल को तोड़ दिया गया था कैदियों द्वारा। कब? 14 जुलाई 1789 को। यही क्वेश्चन आ जाता है दरोगा के मेंस में कि बास्तिल जेल को कब तोड़ दिया गया था? तो 14 जुलाई 1789 को। ही पूरा मतलब याद रखना चाहिए डेट को भी। फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस मनाया गया था 14 जुलाई को, जिस दिन बास्तिल के जेल को तोड़ा गया था। जब फ्रांसीसी क्रांति हुआ था तो उस टाइम वहाँ का शासक कौन था? तो लुई 16वां था। क्वेश्चन पूछता है कि फ्रांसीसी क्रांति के समय शासक कौन था? तो लुई 16वां था। और पूछता है क्वेश्चन कि लुई 16वां किस वंश से था? तो बुर्बो वंश से था। यह दरोगा के मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है कि लुई 16वां किस वंश से संबंधित था? तो बुर्बो वंश से था। फिर है कि फ्रांसीसी समाज कितने श्रेणी में बटा हुआ था? 3 श्रेणी में बटा हुआ था। फ्रांसीसी जो वहाँ लड़ाई हुआ था फ्रांसीसी क्रांति, तो कितने श्रेणी में बटा हुआ था वहाँ का समाज? था 3 श्रेणी में बटा हुआ था। पहला श्रेणी था जो पादरी वर्ग का था। दूसरा था जो कुलीन वर्ग आते थे। और तीसरा वर्ग था जो व्यापारी, वकील, किसान, छोटे किसान, मजदूर, ये सब लोग आते थे। क्वेश्चन पूछता है पादरी और कुलीन वर्ग जो था जन्म से ही प्राप्त था। इसका अधिकार जो था जन्म से ही प्राप्त था। शुरू के 2 स्टेट पादरी और कुलीन का इन्हें कुछ अधिकार जन्म से ही प्राप्त था। इन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता था। मतलब क्वेश्चन बोलता है कि फ्रांसीसी क्रांति में तीन श्रेणी बटा था, लेकिन पहला और दूसरा श्रेणी था जो जिसको टैक्स नहीं देना पड़ता था, लेकिन तीसरा श्रेणी जो व्यापारी, किसान, गरीब, भूमिहीन, नौकर, जो भी तीसरा में स्टेट में था उसे टैक्स दिया जाता था, टैक्स देना पड़ता था। जिसमें क्वेश्चन बोलता है कि चर्च द्वारा लिया गया टैक्स को किस नाम से जाना जाता था? फ्रांसीसी क्रांति के दौरान चर्च द्वारा लिया जाता टैक्स, उसका किस नाम से जाना जाता था? टाइड के नाम से। फिर क्वेश्चन आता है कि सीधा सरकार को दिया जाने वाला टैक्स कौन सा था? तो टाइल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर कहावत है, लुई 14वां ने एक कहावत कहा था, मैं ही राज हूँ मेरे शब्द ही कानून है। मैं ही राज हूँ मेरे शब्द ही कानून है। किसने कहा था? लुई 14वां ने कहा था। फिर क्वेश्चन पूछता है कि फ्रांस में किसका था? राजतंत्र था। तो वही बोलता है कि राजा की निरंकुशता पर अंकुश लगाने के लिए फ्रांस में कौन सी संस्था को स्थापना किया गया था? पार्लमा संस्था था, जो कि राजा पर निरंकुशता और अंकुश लगाने के लिए संस्था बनाई गई थी, जिसका नाम था पार्लमा, जिसकी संख्या कितना था? 17। क्वेश्चन पूछता है कि वर्साई के शीश महल का निर्माण किसने कराया था? लुई 14वां ने करवाया था। वर्साई के शीश महल का निर्माण किसने करवाया था? लुई 14वां ने। फिर आता है कि फ्रांसीसी क्रांति में सर्वाधिक योगदान किसका था? वाल्टेयर था, मॉन्टेस्क्यू था और रूसो था। वाल्टेयर जो था चर्च का विरोधी था। 100 चूहों की अपेक्षा एक सींग का शासन उत्तम है। किसने कहा था? वाल्टेयर ने ही कहा था कि 100 चूहों की अपेक्षा एक सींग का शासन ही उत्तम है। वाल्टेयर का एक पुस्तक लिखा गया था। कौन सा पुस्तक था? लेटर्स ऑन इंग्लिश किसकी पुस्तक है? तो वाल्टेयर की पुस्तक है। फिर से देखिए, लेटर्स ऑन इंग्लिश किसकी पुस्तक है? वाल्टेयर की। फिर क्वेश्चन पूछता है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी पुस्तक है? तो रूसो का पुस्तक है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसके द्वारा लिखा गया पुस्तक है? रूसो के द्वारा। क्वेश्चन पूछता है कि फ्रांस में प्रजातंत्रात्मक शासन पद्धति का समर्थन कौन था? फ्रांस में कौन सा राजतंत्र भी था और प्रजातंत्र भी था? तो क्वेश्चन बोलेगा कि फ्रांस में प्रजातंत्र का पद्धति का समर्थन कौन था? तो रूसो था। फिर मॉन्टेस्क्यू द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था जिसका नाम था स्पिरिट ऑफ लॉ किसके द्वारा लिखा गया था? जो मॉन्टेस्क्यू के द्वारा लिखा गया था। स्पिरिट ऑफ लॉ का मतलब अगर मान लो कि मेंस में पूछ देगा कि स्पिरिट ऑफ लॉ का मतलब क्या होता था? कानून की आत्मा होता है, कानून की आत्मा। इसका तीन अंगों में बांटा गया था। इस पुस्तक को 3 अंगों में बांटा गया था। कौन कौन था? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। क्वेश्चन पूछता कि राजा की देवी और निरंकुशता अधिकारों
के सिद्धांत का खंडन किसने किया था? राजा की देवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किसने किया था? जॉन लॉक ने किया था, जॉन लॉक ने। सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक किसे कहा जाता था? हर्डर को। हर्डर को सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक बोला जाता था। किसे? हर्डर को। क्वेश्चन पूछता है कि लुई 16वां किस वर्ष गद्दी पर बैठा था? लुई 16वां था जो 1774 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। क्वेश्चन बोलेगा कि लुई 16वां किस वर्ष गद्दी पर बैठा था? तो 1774 ईस्वी में किस वंश से था? तो बुर्बो वंश से था। लुई 16वां की पत्नी का नाम क्या था? मेरी एंतवानेट। मेरी एंतवानेट लुई 16वां की पत्नी का नाम था, जो कि ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। क्वेश्चन पूछेगा कि लुई 16वां का मंत्री का नाम क्या था? टोट या टोट था, टोट। फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा क्या था? लिब्रा था। ये क्वेश्चन दम भी आई है। क्वेश्चन ये बार बार पूछता है एग्जाम में कि फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा का नाम क्या था? तो लिब्रे था। मापतौल के दशमलव मापतौल में जो दशमलव प्रणाली किस देश की देन है? फ्रांस की देन है। क्वेश्चन पूछता है कि फ्रांस के सम्राट ने टैक्स बढ़ाने के लिए कौन सा बैठक बुलाया था? ए स्टेट जनरल की बैठक बुलाई थी। कब बुलाई थी? 1789 में, 5 मई 1789 को। फ्रांस के सम्राट ने टैक्स बढ़ाने के लिए ए स्टेट जनरल की बैठक कब बुलाई थी? 5 मई 1789 को। फिर क्वेश्चन बोलता है कि तीसरा वर्ग के लोग, फ्रांस की क्रांति जो था 3 वर्ग में विभाजित था ना। तो पहला पादरी था, दूसरा कुलीन वर्ग के लोग थे और तीसरा में गरीब मजदूर, ये सब जो भी काम व्यवसाय के लोग थे, तीसरा वर्ग में आते थे, जो कि 20 जून 1789 को वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में घुस गए और अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया गया। अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और शपथ लिया क्या कि जब तक सम्राट की शक्ति, मतलब सम्राट जो था टैक्स पर टैक्स बढ़ा रहा था, वही बोल रहा था तीसरे वर्ग के लोग कि जब तक सम्राट की शक्ति को कम करने वाला संविधान नहीं बनाया जाएगा तब तक असेंबली भंग नहीं होगा। फिर क्वेश्चन बोल देगा कि नेशनल असेंबली घोषित जो किया था किसने किया था? मिरियाबो और आबे सीए ने किया था। नेशनल असेंबली घोषित किसने किया था? मिरियाबो और आबे सीए ने किया था। क्वेश्चन बोलेगा कि बास्टिल जेल पर हमला कब किया गया था? बास्टिल जेल पर हमला कर दिया गया था 14 जुलाई 1789 को। फिर जब ये सब हुआ तो फिर विद्रोह को देखते हुए राजा ने क्या किया कि असेंबली को मान्यता दे दी। फिर बोला कि चलो, चर्च के स्वामित्व वाली ज़मीन जब्त कर ली गई। उसके बाद नागरिकों के जन्मजात मौलिक अधिकार की घोषणा की गई। कब? 1789, 27 अगस्त 1789 को। फिर 1791 को असेंबली ने संविधान का प्रारूप तैयार कर दिया। क्वेश्चन बोलेगा कि फ्रांस में संविधान का प्रारूप तैयार किया कब? असेंबली ने किया। कब? 1791 ईस्वी में। इसका फिर क्वेश्चन बोल देगा कि नेशनल असेंबली का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सम्राट के शक्तियों को सीमित करना। सम्राट का जो शक्ति था, क्या सबको बहुत सताता था, टैक्स ये सब हमेशा बढ़ाते रहता था। तो वही नेशनल असेंबली को किस लिए बनाया गया था? सम्राट के शक्तियों को सीमित करने के लिए। फिर असेंबली को कानून बनाने का अधिकार दिया गया। इसके तहत फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। फिर सामंती व्यवस्था खत्म हो गया। फिर क्वेश्चन बोलेगा कि फ्रांस में संवैधानिक राजशाही कब हुआ था? 1791 में। फ्रांस में संवैधानिक राजशाही की स्थापना कब हुआ था? संवैधानिक राजशाही की स्थापना 1791 में। 1789 में लड़ाई हुआ था। 2 साल के बाद इसको संवैधानिक राजशाही का दर्जा मिल गया था। राजतंत्र का वहाँ हट गया था क्योंकि बास्तिल के जेल तोड़ के तीसरे वर्ग के लोग घुस गए थे। कौन सा वर्साई के इंडोर स्टेडियम में घुसा था और नेशनल असेंबली घोषित कर दिया था। और नेशनल असेंबली जो घोषित किया था वो कौन था? मिराबियो आबे सीए था। फिर क्वेश्चन बोलता है असेंबली ने प्रूसिया और ऑस्ट्रिया के विरोध युद्ध की घोषणा प्रस्ताव पारित कर दिया था। कब? 1792 ईस्वी में। क्वेश्चन बोलता है कि प्रूसिया और ऑस्ट्रिया के बीच युद्ध का घोषणा कब प्रस्ताव किया था असेंबली ने? तो 1792 ईस्वी में। नई असेंबली का नाम क्या था? कन्वेंशन था। क्वेश्चन बोला
फ्रांसीसी क्रांति के समय नई असेंबली का नया नाम क्या रखा गया था? तो कन्वेंशन नाम रखा गया था। यही सब मेंस में क्वेश्चन डालता है और गलत करके लोग आते हैं। क्वेश्चन बोला कि फ्रांस के क्रांति के समय नई असेंबली का नया नाम क्या रखा गया था? कन्वेंशन। इसके जब ये इस समय संवैधानिक राजशाही दर्जा मिला तो इस समय बताया गया कि 21 वर्ष के ऊपर के सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार दे दिया गया था। फिर क्या हुआ कि 21 सितंबर 1792 ईस्वी में राजतंत्र को खत्म कर दिया गया और गणतंत्र की स्थापना हुआ 21 सितंबर 1792 में। वहाँ फ्रांस के राजतंत्र को कब ख़त्म कर दिया गया था? 1792 में ख़त्म कर दिया गया था और गणतंत्र की स्थापना हो गया था। फिर क्वेश्चन बोलता है लुईस लामा को देशद्रोह के आरोप में मौत की सज़ा सुना दिया गया था। लुईस लामा को देशद्रोह के मामले में मौत की सज़ा सुना दिया गया था। फिर इसके बाद क्या हुआ था कि 21 जनवरी 1793 को फांसी दे दिया गया था। किसको? लुईस लामा को। क्वेश्चन बोलेगा कि लुईस लामा था जो फ्रांस की सीसी क्रांति का जो लड़ाई लड़ा था, लुईस लामा था 1789 में, लेकिन इसको मृत्यु कब हुआ था? 21 जनवरी 1793 में। क्वेश्चन बोलता है कि लुईस लामा का फांसी पर कब चढ़ाया गया था? तो 1793 ईस्वी में। और उसी टाइम इसकी पत्नी को भी फांसी दे दिया गया था। फ्रांस के इतिहास में आतंक राज का काल कहा जाता है कब से कब तक? क्वेश्चन बोलता है कि फ्रांस के इतिहास में आतंक का काल राज कब से कब तक कहा जाता है? 1793 से 94 तक। 1793 से 94 तक फ्रांस के इतिहास को आतंक का राज कहा जाता है। फिर क्वेश्चन बोलता है कि रोबेस्फेयर के सरकार फ्रांस में बना था। रोबेस्फेयर। क्वेश्चन बोलेगा कि रोबेस्फेयर की सरकार फ्रांस में कब बनी थी? तो 1794 में। रोबेस्फेयर की सरकार फ्रांस में कब बना था? 1794 ईस्वी में। फिर आइए नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट जो था जिसका जन्म हुआ था कोर्सिका द्वीप पर। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कहाँ हुआ था? कोर्सिका द्वीप पर हुआ था। कब? 1769 ईस्वी को। इसका पिता का नाम क्या था? कार्लो बोनापार्ट। क्वेश्चन बोलता है कि नेपोलियन के पिता का नाम क्या था? कार्लो बोनापार्ट था। नेपोलियन ने इटली के प्रमुख को समाप्त कर दिया था। इटली के प्रमुख को समाप्त कर दिया था। कब? 1796। फ्रांस में डायरेक्टरी शासन का अंत कब हुआ था? 1799 में। क्वेश्चन बोलता है कि फ्रांस में डायरेक्टरी शासन का अंत कब हुआ था? 1799 ईस्वी में। क्वेश्चन पूछेगा कि नेपोलियन फ्रांस का प्रथम कौशल कब बना था? 1799 में नेपोलियन था तो फ्रांस का प्रथम कौशल बना था। फिर बोलता है कि बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने करवाया था? बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना नेपोलियन ने करवाया था 1800 ईस्वी में। फ्रांस का सम्राट नेपोलियन कब बना था? क्वेश्चन बोलता है कि फ्रांस का सम्राट नेपोलियन कब बना था? 1804 ईस्वी में। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना था? 1804 ईस्वी में। आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे कहा जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट को आधुनिक फ्रांस का निर्माता कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ देगा दरोगा के मेंस में कि आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे कहा जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट को। नेपोलियन था जो कानूनों का संग्रह तैयार करवाया था। एगो संग्रह था जिसका नाम था कानून का संग्रह तैयार करवाया था, जिसका नाम था क्या? नेपोलियन का कोड। नेपोलियन का कोड नाम था। सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा था? क्वेश्चन पूछता है कि इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था। इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा था? नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था। क्वेश्चन पूछता है कि नेपोलियन ने महाद्वीपीय व्यवस्था का सूत्रपात दिया था। क्वेश्चन बोला कि महाद्वीपीय व्यवस्था का सूत्रपात किसने दिया था? नेपोलियन ने दिया था, जो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मोरिया लुइसा से विवाह कर लिया था। मोरिया लुइसा से विवाह कर लिया था। नेपोलियन के पत्नी का नाम क्या था? मोरिया लुइसा। इंग्लैंड और नेपोलियन के बीच एक युद्ध हुआ था जो कि जिसका नाम था ट्राफल्गर का युद्ध नाम था। युद्ध हुआ था जो कि कब हुआ था? 1805 ईस्वी में। क्वेश्चन पूछ देगा कि ट्राफल्गर का युद्ध कब हुआ था? 1805 ईस्वी में हुआ था। और किसके बीच हुआ था? इंग्लैंड और नेपोलियन के बीच हुआ था। फिर बोला कि नील नदी के युद्ध में किस अंग्रेज ने नेपोलियन को पराजित किया था? नील नदी का युद्ध हुआ था जो कि कौन सा अंग्रेज था जो नेपोलियन को हरा दिया था? नेल्सन। अंग्रेज कौन? नेल्सन और नेपोलियन ने नेपोलियन को हरा दिया था, जो कि अंग्रेज के था। नील युद्ध में हरा दिया था, नील नदी के युद्ध में, है ना।
यूरोप के राष्ट्रों ने मिलकर नेपोलियन बोनापार्ट को हराया था। कौन था? लिपजिंग था। लिपजिंग। क्वेश्चन बोलेगा कि यूरोप के राष्ट्रों ने नेपोलियन को हराया था, जो कि लिपजिंग था, लेकिन कब हराया था? 1813 ईस्वी में। यूरोप के राष्ट्रों ने मिलकर नेपोलियन को हराया था, जो कि कौन था? लिपजिंग था, है ना। फिर उसे बंदी बनाकर एल्बा टापू, पूछेगा कि नेपोलियन किस टापू से भागा था? एल्बा टापू से भागा था। फिर वो फ्रांस का सम्राट बन गया था वहाँ से भागकर। इसे बंदी बना लिया गया जब यूरोप के राष्ट्रों ने इसे हराया नेपोलियन को, लिपजिंग, तो इसे बंदी बना लिया गया था। फिर ये क्या हुआ कि बंदी से ये बना लिया गया एल्बा टापू पर। फिर ये क्या किया? नेपोलियन एल्बा से भाग निकला और वापस फ्रांस का सम्राट बन गया। फिर बोलता है वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? 1815 ईस्वी में था। वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? 1815 ईस्वी में था। नेपोलियन के हार हो गया था और उसे बंदी बना लिया था। वाटरलू के युद्ध में 1815 को वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? 1815 ईस्वी में हुआ था, लेकिन नेपोलियन का हार उस समय हुआ था और सेंट हेलेना द्वीप पर उसे भेज दिया गया था, सेंट हेलेना द्वीप पर, और वहीं इसका 1821 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट का मृत्यु हो गया था। क्वेश्चन बोल देगा दरोगा के मेंस में कि नेपोलियन बोनापार्ट का कौन सा द्वीप पर मृत्यु हुआ था? ऑप्शन में डाल जाएगा कोर्सिका द्वीप, हेलेना द्वीप, फिर 2-3 गो ऑप्शन दे देगा। तो कौन सा द्वीप पर हुआ था? सेंट हेलेना द्वीप पर हुआ था। क्वेश्चन बोल नेपोलियन के पतन का कारण क्या था? रूस पर आक्रमण करना। नेपोलियन का पतन हो गया काहे? ये रूस पर आक्रमण कर दिया था। रूस अपने खतरनाक था, रूस पर ही आक्रमण कर दिया था। लिटिल कारपोल के नाम से किससे जाना था? नेपोलियन को लिटिल कारपोल के नाम से जाना था। नेपोलियन को लिटिल तो है था, रूस पर जाके आक्रमण कर दिया था, इसलिए इसको लिटिल कारपोल मतलब बोला जाता है ना। किस समझौता के तहत यूरोप के राष्ट्रों ने फ्रांस के प्रभुत्व को समाप्त कर दिया था? कौन सा समझौता हुआ था जो कि यूरोप के राष्ट्र ने फ्रांस के प्रभुत्व को समाप्त कर दिया? वियना कांग्रेस। क्वेश्चन बोलेगा कि वियना कांग्रेस कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। वियना कांग्रेस के तहत फ्रांस के प्रभुत्व को समाप्त कर दिया था। वियना कांग्रेस के तहत फ्रांस के प्रभुत्व को ही समाप्त कर दिया था। बोलेगा क्वेश्चन कि ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? मेटरनिक था। वियना कांग्रेस 1815 में हुआ था, जिसका संचालक मेटरनिक था, ऑस्ट्रिया के संचालक था। वियना कांग्रेस का संचालक जो था मेटरनिक था, है ना, ऑस्ट्रिया के चांसलर था। फ्रांसीसी समाजवाद का संस्थापक किसे माना जाता है? काउंट सेंट साइमन को। सेंट साइमन को फ्रांसीसी समाजवाद का संस्थापक माना जाता है, सेंट साइमन को। क्वेश्चन बोलेगा कि फ्रांसीसी समाजवाद का संस्थापक किसे माना जाता है? सेंट साइमन को माना जाता है, सेंट साइमन को। सेंट साइमन द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था जिसका नाम था क्या? न्यू क्रिश्चियनिटी। न्यू क्रिश्चियनिटी पुस्तक किसने लिखा था? सेंट साइमन ने लिखा था, सेंट साइमन ने। क्वेश्चन है कि क्रांतिकारियों द्वारा किस वर्ष बुर्बो वंश को पुनः सत्ता में बाहर कर दिया गया था? बुर्बो को पुनः सत्ता से बाहर कर दिया था कब? 1830 ईस्वी में। फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना। फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना लुई फिलिप ने किया था। लुई फिलिप ने फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना जो हुआ था उसका अध्यक्ष कौन था? लुई फिलिप था। क्वेश्चन बोलेगा कि फ्रांस में फिर विद्रोह हुआ जिसका लुई फिलिप को भागना पड़ा था कब? 1848 ईस्वी में। किसने बोला था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम होता है? मेटरनिक ने कहा था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है हर एग्जाम में कि किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? मेटरनिक। प्रथम विश्व युद्ध। क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत 28 जुलाई 1914 ईस्वी को हुआ था। क्वेश्चन बोलेगा कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुआ था? तो 28 जुलाई 1914 ईस्वी को हुआ था। क्वेश्चन बोलता है कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? किस लिए प्रथम विश्व युद्ध हुआ था? तो ऑस्ट्रिया में हंगरी के आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या हो गया था। ऑस्ट्रिया जो देश है वहाँ एक हंगरी कोई जगह है, ऑस्ट्रिया में हंगरी के आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की
हत्या गई, इसी के कारण प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। सर्बिया की गुप्त क्रांतिकारी संस्था कौन सा था? सर्बिया के गुप्त क्रांतिकारी संस्था काला हाथ था। काला हाथ। ये प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुआ था 28 जुलाई 1914 को। क्वेश्चन बोलता है कि हत्याकांड का दोषी किसे ठहराया गया था? ऑस्ट्रिया ने किसे ऑस्ट्रिया का ये जो था फर्डिनेंड ऑस्ट्रिया का था। इसका मृत्यु जो हुआ था तो ऑस्ट्रिया किसको कारण बताया था? किस देश को बताया था कि फर्डिनेंड को मार दिया गया? किसको बताया था? तो सर्बिया देश था, सर्बिया। ऑस्ट्रिया ने हत्याकांड का दोषी किसे बताया था? सर्बिया देश को बताया था। क्वेश्चन पूछता है कि ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण करने से पहले विश्व युद्ध की शुरुआत हो गया था। ऑस्ट्रिया सर्बिया पर आक्रमण करने से पहले विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया था। पर क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया था? तो 37 देशों ने भाग लिया था। क्वेश्चन यही पूछता है बिहार पुलिस में कि प्रथम विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया था? तो 37 देशों ने भाग लिया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने रूस पर कब्जा कब कर लिया था? 1 अगस्त 1914 को। क्वेश्चन पूछ देगा कि जर्मनी ने रूस पर कब्जा कब किया था? 1 अगस्त 1914 को। जर्मनी ने फ्रांस पर कब्जा कब कर लिया था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान? तो 3 अगस्त 1914 को जर्मनी ने सबसे पहले रूस पर कब्जा की आक्रमण किया 1 अगस्त 1914 को। फिर जर्मनी ने फ्रांस पर आक्रमण किया 3 अगस्त 1914 को। फिर जर्मनी ने 4 अगस्त 1914 को इंग्लैंड पर आक्रमण किया। नहीं, क्वेश्चन फिर से समझिए। प्रथम विश्व के दौरान जर्मनी था जो रूस पर आक्रमण किया और फ्रांस पर आक्रमण किया। रूस पर आक्रमण 1 अगस्त 1914 का किया और फ्रांस पर आक्रमण कब किया? 3 अगस्त 1914 का। फिर क्वेश्चन बोलता है कि इंग्लैंड जो है इस प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड शामिल हो गया था 4 अगस्त 1914 को। इंग्लैंड ने प्रथम विश्व युद्ध में 4 अगस्त 1914 को शामिल हो गया था। क्वेश्चन बोला कि ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इटली के बीच त्रिकूट सेना का निर्माण कब हुआ था? त्रिकूट सेना में कौन कौन आया था? प्रथम विश्व के दौरान त्रिकूट सेना में कौन कौन थे? ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इटली। इसका निर्माण कब हुआ था? 1882 में। क्वेश्चन ये नहीं पूछता कि कब हुआ था, क्वेश्चन ये बोला कि त्रिकूट सेना प्रथम विश्व युद्ध के दौरान त्रिकूट सेना में कौन कौन सा देश शामिल था? तो ऑस्ट्रिया था, जर्मनी था और इटली था। कब इसका निर्माण किया गया था? 1882 ईस्वी में किया गया था। 1914 में तो लड़ाई हुआ था, 1882 में त्रिकूट सेना का निर्माण हो गया था ना। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? वुडरो विल्सन था। क्वेश्चन बोलेगा कि प्रथम विश्व के दौरान अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तब वुडरो विल्सन था। आज के क्वेश्चन हमने पढ़ा है क्या कि जब भारत मेरा आज़ाद हुआ था उस समय ब्रिटेन का राष्ट्रपति कौन था? तो क्लीमेंट एटली था। क्लीमेंट एटली कौन था? क्लीमेंट एटली था, जो कि जब मेरा भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय ब्रिटेन का राष्ट्रपति कौन था? क्लीमेंट एटली था। अमेरिका युद्ध में कब शामिल था? 1917 को अमेरिका युद्ध में शामिल। 6 अप्रैल 1917 को। 1914 में स्टार्ट हुआ था, 6 अप्रैल 1917 को, मतलब 3 साल के बाद अमेरिका युद्ध में शामिल हो गया था। क्वेश्चन बोला प्रथम विश्व को संपूर्ण विश्व किन 2 खेमों में बढ़ गया था? मित्र और राष्ट्र। जब विश्व युद्ध हुआ था तो दो खेमों में बढ़ गया था, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। क्वेश्चन बोल देता है कि धुरी राष्ट्र में कौन कौन सा सदस्य था? धुरी राष्ट्र में जर्मनी था, ऑस्ट्रिया था, हंगरी था, तुर्की था और बुल्गारिया था। यही दोनों में से क्वेश्चन पूछ देगा कि धुरी राष्ट्र में कौन कौन शामिल नहीं था? तो मित्र राष्ट्र वाला देश शामिल नहीं था। तो मित्र राष्ट्र में कौन कौन सा देश आता है? इंग्लैंड, जापान, अमेरिका, रूस और फ्रांस। मित्र राष्ट्र में कौन कौन आता है? इंग्लैंड, जापान, अमेरिका, रूस और फ्रांस आता है। धुरी राष्ट्र में कौन आता है? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, बुल्गारिया। क्वेश्चन पूछ देगा कि धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व कौन सा देश कर रहा था? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र का नेतृत्व कौन सा देश किया था? जर्मनी किया था। गुप्त संधियों के प्रणाली के जनक और यूरोप में गुटबंदी का जनक किसे माना जाता है? बिस्मार्क को माना जाता है। बिस्मार्क को, जो कि जर्मन का था, जर्मन का चांसलर था जो बिस्मार्क था। क्वेश्चन बोलेगा जर्मन का चांसलर कौन था? तो बिस्मार्क था। क्वेश्चन बोलेगा कि ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? तो मेटरनिक था। क्वेश्चन बोलता है कि ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका ने संयुक्त सैनिक अभियान कब शुरू किया था?
संयुक्त सैनिक अभियान में कौन कौन सा शामिल था? तो ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका था, जो कि 1918 में इसका स्थापना किया था संयुक्त सैनिक अभियान। जर्मनी की तरफ से 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम कर दिया था। क्वेश्चन पूछेगा कि जर्मनी की तरफ से 1918 ईस्वी को युद्ध विराम की संधि पर किसने हस्ताक्षर किया था? फ्रेडरिक एबर्ट ने किया था, फ्रेडरिक एबर्ट ने। क्वेश्चन यही है कि जर्मनी की तरफ से युद्ध का विराम संधि पर किसने हस्ताक्षर किया? युद्ध विराम हो गया था, जर्मनी की तरफ से युद्ध विराम हो गया था और संधि पर किसने हस्ताक्षर किया था? फ्रेडरिक एबर्ट ने किया था। क्वेश्चन आता है कि पेरिस शांति सम्मेलन कब आयोजित किया था? पेरिस शांति सम्मेलन कब हुआ था? 1919 ईस्वी में था। अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? वुडरो विल्सन था। फिर पूछ देगा कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो लॉर्ड जॉर्ज था, लॉर्ड जॉर्ज। क्वेश्चन बोलेगा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? जॉर्ज था, जॉर्ज। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जॉर्ज था। अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? विल्सन था। फ्रांस का प्रधानमंत्री कौन था? क्लेमेंसो था, क्लेमेंसो था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका का राष्ट्रपति वुडरो विल्सन था। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जॉर्ज था, और फ्रांस के प्रधानमंत्री जॉर्ज क्लेमेंसो। क्वेश्चन है वर्साई की संधि कब हुआ था? 1919 में। वर्साई की संधि, क्वेश्चन को यही आता है कि वर्साई की संधि कब हुआ था? 1919 ईस्वी में हुआ था। आरोपित संधि भी कहा जाता है। क्वेश्चन बोला कि किस संधि को आरोपित संधि के नाम से जाना जाता है? वर्साई की संधि को आरोपित संधि के नाम से जाना जाता है। यह संधि जर्मनी के साथ की गया था, जर्मनी के साथ। वर्साई की संधि किसके साथ हुआ था? जर्मनी के साथ किया गया था। इस संधि में जर्मनी के साथ हुआ था और इस संधि में सबसे ज़्यादा हानि किसका था? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सबसे ज़्यादा हानि हुआ था जर्मनी को। इस संधि में सबसे ज़्यादा हानि हुआ था जर्मनी को। फिर आइए द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध का बीज रोपण संधि किसे माना जाता है? वर्साई की संधि। द्वितीय विश्व युद्ध का बीज रोपण किस संधि को माना जाता है? क्वेश्चन बोल देगा दरोगा के मेंस में या किसी भी एग्जाम में कि द्वितीय विश्व युद्ध का बीज रोपण संधि किसे माना जाता है? तो बीज रोपण ब से वर्साई की संधि, ठीक है। जर्मनी। फिर क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद किन 4 देशों में राजशाही का अंत हो गया था? प्रथम विश्व युद्ध के बाद 4 देशों में राजशाही का अंत हो गया था, जिसमें था जर्मनी, तुर्की, ऑस्ट्रिया और हंगरी। ये जितने भी देश थे सब हंगरी और रूस। अच्छा, मित्र राष्ट्र में रूस आता है कि हंगरी में? रूस मित्र राष्ट्र में आता है ना, मित्र राष्ट्र में। क्वेश्चन यही बोलेगा कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किन 4 देशों में राजशाही का अंत हो गया था? तो कौन सा था? एक मित्र राष्ट्र था, तो वो था रूस। और ध्रुवीय राष्ट्र था जो 3 गो था, जर्मनी, तुर्की और ऑस्ट्रिया के हंगरी। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रथम विश्व युद्ध के सबसे बड़ा योगदान क्या था? राष्ट्रसंघ की स्थापना। क्वेश्चन बोल देगा कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रथम विश्व युद्ध के सबसे बड़ा योगदान क्या था? राष्ट्रसंघ की स्थापना, जो कि राष्ट्रसंघ की स्थापना कब हुआ था? 10 जनवरी 1992 ईस्वी को। राष्ट्रसंघ की पहली बैठक कब हुआ था? 1920 को हुआ था। राष्ट्रसंघ को युद्ध का बच्चा कहा था। किस संगठन को? राष्ट्रसंघ का संगठन को युद्ध का बच्चा बोला जाता था। राष्ट्रसंघ का मुख्य श्रेय किसे जाता है? वुडरो विल्सन को राष्ट्रसंघ का मुख्य उद्देश्य जाता है। राष्ट्रसंघ संगठन का स्थापना का मुख्य श्रेय किसे जाता है? अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन का जाता है। राष्ट्रसंघ के संगठन में सदस्यों का संख्या कितना था, जो कि अमेरिका के वुडरो विल्सन ने स्थापित किया था, जो कि सदस्य था कितना? 42 था, 42। क्वेश्चन बोल देगा कि हर्ट्स मिलर ड्राफ्ट। राष्ट्रसंघ के लिए हर्ट्स मिलर ड्राफ्ट नामक एक संयुक्त मसौदा किसने तैयार किया था? अमेरिका और ब्रिटेन। हर्ट्स मिलर ड्राफ्ट किसने बनाया था? यह सब मसौदा हर्ट्स मिलर ड्राफ्ट को अमेरिका और ब्रिटेन ने बनाया था। राष्ट्रसंघ से निष्कासित किया था किसे? रूस ने।
एकमात्र देश कौन था जिसे राष्ट्र संघ से निष्कासित कर दिया गया था? रूस को था। रूस ऐसा एक देश था जो राष्ट्र संघ के द्वारा निष्कासित कर दिया था। राष्ट्र संघ के द्वारा निष्कासित कर दिया गया था कब? 1934 में निष्कासित कर दिया था। फिर नहीं, इस सदस्य बना था 1934 में। राष्ट्र संघ से निष्कासित कर दिया था 1939 में, और सदस्य कब बना था? 1934 में। क्वेश्चन फिर से इसको देखिए एक बार कि रूस था। राष्ट्र संघ संगठन किसके द्वारा बनाया गया था? अमेरिका के द्वारा। अमेरिका के वुडरो विल्सन का मेन श्रेय जाता है, लेकिन राष्ट्र संघ से निष्कासित कर दिया था रूस को कब? 1939 में। लेकिन रूस कब इसमें सदस्य बना था? 1934 ईस्वी में इसका सदस्य बन गया था ना। क्वेश्चन बोला कि एकमात्र ऐसा देश कौन था जिसने राष्ट्र संघ की सदस्यता छोड़ा और फिर पुनः इसका सदस्य बन गया था? यूगोस्लाविया। राष्ट्र संघ के सदस्यता छोड़ दिया था, फिर इसका सदस्य बन गया था, यूगोस्लाविया था। क्वेश्चन बोला कि राष्ट्र संघ की सदस्यता ग्रहण करने वाला अंतिम देश कौन था? मिस्र था। क्वेश्चन बोलेगा कि राष्ट्र संघ में सदस्य ग्रहण करने वाला अंतिम देश कौन था? मिस्र था। कब हुआ था? मिस्र राष्ट्र संघ के सदस्यता ग्रहण कब किया था? 1937 ईस्वी में। सबसे पहला क्वेश्चन आएगा रूसी क्रांति से कि रूसी क्रांति कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। दूसरा क्वेश्चन आएगा कि रूसी क्रांति का कारण क्या था? क्यों हुआ था रूसी क्रांति? प्रथम विश्व युद्ध में रूस हार गया था, इसलिए रूसी क्रांति हो गया था 1917 ईस्वी में। इसी को बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन पूछेगा किस क्रांति को बोल्शेविक क्रांति के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन दे देगा फ्रांस क्रांति, रूसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, चीनी क्रांति। नहीं, रूसी क्रांति को बोल्शेविक क्रांति के नाम से जाना जाता है। कब हुआ था? 1917 ईस्वी में, 7 नवंबर 1917 ईस्वी को। बोल्शेविक क्रांति का नेता कौन था? लेनिन था। क्वेश्चन आ जाएगा कि बोल्शेविक क्रांति का नेता कौन था? लेनिन था। समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? रॉबर्ट ओवेन ने किया था, जो कि वेल्स का रहने वाला था। कौन सा देश का था? वेल्स का रहने वाला था, वेल्स। समाजवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले रॉबर्ट ओवेन ने किया था, जो कि वेल्स का रहने वाला था। रूसी साम्यवाद का जनक किसे माना जाता है? प्लेखानोव को। क्वेश्चन आ जाएगा कि रूसी साम्यवाद का जनक किसे माना जाता है? प्लेखानोव को माना जाता है, प्लेखानोव को। फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक किसे माना जाता है? सेंट थॉमस को। फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक सेंट थॉमस को माना जाता है। फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व किसने किया था? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने। क्वेश्चन आ जाता है कि फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व किसने किया था? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को। 1898 ईस्वी में रूस में सोशल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन पूछ देगा कि सोशल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। सोशल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना रूस में हुआ था। कब हुआ था? 1898 ईस्वी में, जो कि 2 भागों में विभाजित है। सोशल डेमोक्रेटिक दल कितने दल में विभाजित था? 2 दल में, बोल्शेविक और बोल्शेविक और मेलसेविक 2 गुट में विभाजित था। ठीक है। बोल्शेविक का अर्थ हुआ था बहुसंख्यक का, मेलसेविक का मतलब हुआ था क्या? अल्पसंख्यक। चेका क्या था? चेका नामक एक संस्था था जिसका स्थापना कौन? लेनिन ने करवाया था। क्वेश्चन पूछ देगा कि चेका नामक दस्ता का गठन किसने करवाया था? लेनिन ने करवाया था, लेनिन। अप्रैल थीसियस के नाम से किसे जाना जाता है? अप्रैल थीसियस के नाम से लेनिन को जाना जाता है। अप्रैल थीसियस के नाम से किसे जाना जाता है? लेनिन को जाना जाता है, जो कि रूस में क्रांतिकारी योजना प्रकाशित किया था। कब? 1917 में। रूस में क्रांतिकारी योजना प्रकाशित किया था किसने? लेनिन ने किया था, जो कि अप्रैल थीसियस के नाम से जाना जाता है। लेनिन ने 3 गो नारा दिया था। कौन? लेनिन था जो 3 गो नारा दिया था। क्या कौन नारा था? भूमि किसानों को नारा, शांति सेना को और रोटी मजदूरों को। भूमि किसानों को, शांति सेना को और रोटी मजदूरों को नारा किसने दिया था? लेनिन ने दिया था। क्वेश्चन आ जाएगा कि भूमि किसानों को, शांति सेना को, रोटी मजदूरों को किसने यह नारा दिया था? तो लेनिन ने दिया था। क्वेश्चन पूछेगा कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लेनिन का नारा क्या था? युद्ध का अंत करो। प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था
उसका नारा किसने दिया था कि युद्ध का अंत करो? लेनिन ने बोला था। लेनिन ने ही बोला था कि प्रथम विश्व का अंत करो। फिर बोला कि रूस ने बोलेगा कि प्रथम विश्व युद्ध से बाहर निकला था रूस। क्वेश्चन बोला कि किस संधि के तहत रूस है जो कि प्रथम विश्व युद्ध से बाहर निकला था? ब्रेस्ट लिटोस्क युद्ध का था। ब्रेस्ट लिटोस्क युद्ध। यही सब मेंस में क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम विश्व के दौरान क्या कारण था कि रूस बाहर निकला था? कौन सा संधि के तहत? ब्रेस्ट लिटोस्क की संधि। कब हुआ था? 1918 ईस्वी में। रूस जो था 1914 में तो लड़ाई स्टार्ट हुआ था और 1918 में निकल गया था। 1914 में तो लड़ाई स्टार्ट हुआ था प्रथम विश्व युद्ध। 1917 में अमेरिका मिला था। 1 साल बाद के बाद रूस निकल गया था ब्रेस्ट लिटोस्क संधि के तहत। फिर बोलता है सोवियत रूस और केंद्रीय शक्तियों के बीच हस्ताक्षरित हुआ था। ब्रेस्ट लिटोस्क जो था किसके बीच अंतर्राष्ट्रीय हुआ था? केंद्रीय शक्ति और रूस के बीच हुआ था ना। विश्व के सभी मजदूर को संगठित करने के लिए लेनिन का संरक्षण में किस वर्ष हुआ था? तृतीय इंटरनेशनल लेबर एसोसिएशन स्थापना हुआ था 1919 में। क्वेश्चन आ जाएगा क्या कि तृतीय इंटरनेशनल लेबर एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था? लेनिन ने करवाया था। कब? 1919 ईस्वी में। किस लिए हुआ था? विश्व के सभी मजदूर को संगठित करने के लिए। रूस में नई आर्थिक नीति किसने लागू? लेनिन ने। रूस में नई आर्थिक नीति किसने लागू किया था? लेनिन ने किया था 1921 ईस्वी में। लेनिन का मृत्यु हो गया था 1924 ईस्वी में। रूस का अंतिम जार शासक कौन था? जार निकोलस द्वितीय। रूस का अंतिम जार कौन था? जार निकोलस द्वितीय था। इसका प्रसिद्ध नारा था एक जार एक चर्च एक रूस। दरोगा में पूछ देगा कि रूस एक जार एक चर्च एक रूस किसका नारा है? ऑप्शन दे देगा जार निकोलस प्रथम, जार निकोलस द्वितीय, जार निकोलस तृतीय। तो ऑप्शन से द्वितीय तीसरे में सब फंसा रहा था, लेकिन कौन है? जार निकोलस द्वितीय है। रूस में जारशाही 1917 में समाप्त कर दिया था। क्वेश्चन आ जाता है कि रूस में जारशाही को समाप्त किस वर्ष किया था? 1917 में। रूस में जारशाही को कब समाप्त किया था? 1917 ईस्वी में। क्वेश्चन पूछता है कि वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक किसे माना जाता है? कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक माना जाता है। दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पुस्तक किसने लिखा है? कार्ल मार्क्स द्वारा लिखा गया है दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। दुनिया के मजदूर एक हो किसने नारा दिया था? दुनिया के मजदूर एक हो जाओ। कौन? कार्ल मार्क्स। मार्क्स था जो दुनिया के मजदूर एक हो जाओ। किसने कहा था? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का जीवन साथी कौन रहा था? फ्रेडरिक एंजल्स। क्वेश्चन पूछा कार्ल मार्क्स का जीवन साथी कौन रहा था? फ्रेडरिक एंजल्स। पूछता है कि लॉ स्टाइल द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा है? अन्ना करेनिना किसके द्वारा लिखा गया है? लॉ स्टाइल के द्वारा। राइट्स ऑफ मैन पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? राइट्स ऑफ मैन टॉमस पेन। राइट्स ऑफ मैन टॉमस पेन। मदर पुस्तक के लेखक मैक्सिम गोर्की।